कृपया हेडफोन निकाल कर वॉल्यूम बढ़ा लें। हमारा उद्देश्य अश्लीलता फैलाना नहीं, जानकारियाँ देना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को YouTube चैनल GKS स्क्रीन में स्वागत है। आप सभी को थंबनेल देखकर पता चल चुका होगा कि आज हम लोग सुगौली संधि के बचे हुए हिस्से के बारे में जानकारियाँ लेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और सुगौली संधि के बचे हुए हिस्से को जानकारी लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि सुगौली संधि किन किन के बीच में और कब हुआ था, और इस वीडियो में हम जानेंगे सुगौली संधि की शर्तें, संधि की वैधता एवं सीमा विवाद के बारे में। तो शुरू करते हैं। सुगौली संधि की शर्तें। ब्रिटिश नेपाली युद्ध के बाद नेपाल सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच शांति और मैत्री की एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 2 दिसंबर 1815 को इस संधि पर नेपाल सरकार की ओर से गुरु गजराज मिश्रा, जिनके सहायक चंद्रशेखर उपाध्याय थे, और कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेड्सा द्वारा हस्ताक्षर किए गए। 4 मार्च 1816 को चंद्रशेखर उपाध्याय और जनरल डेविड ऑक्टरलोनी द्वारा मकवानपुर में संधि की हस्ताक्षरित प्रतियों का आदान प्रदान किया गया। संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच सदैव शांति और मित्रता रहेगी। दूसरा, नेपाल के राजा उन सभी भूमिदाओं का परित्याग कर देंगे जो युद्ध से पहले दोनों राष्ट्रों के मध्य विवाद का विषय थे, और उन भूमियों की संप्रभुता कर कंपनी के अधिकार को स्वीकार करेंगे। तीसरा, नेपाल के राजा शाश्वत रूप से निम्न उल्लिखित सभी प्रदेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देंगे। क, काली और राप्ती नदियों के बीच का संपूर्ण तराई क्षेत्र। ख, बुटवाल को छोड़कर राप्ती और गंडकी के बीच का संपूर्ण तराई क्षेत्र। ग, गंडकी और कोसी के बीच का संपूर्ण तराई क्षेत्र जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिकार स्थापित किया गया। घ, मेची और तीस्ता नदियों के बीच का संपूर्ण तराई क्षेत्र। च, मेची नदी के पूर्व के भीतर प्रदेशों का संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र। साथ ही पूर्वोक्त क्षेत्र गोरखा सैनिक द्वारा इस तिथि से 40 दिन के भीतर खाली किया जाएगा। चौथा, नेपाल के उन भरदारों और प्रमुखों जिनके हित पूर्वगामी अनुच्छेद क्रमांक 3 के अनुसार उक्त भूमि हस्तांतरण द्वारा प्रभावित होते हैं की क्षतिपूर्ति के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी 2 लाख रुपए की कुल राशि पेंशन प्रति वर्ष के रूप में देने को तैयार है, जिसका निर्णय नेपाल के राजा द्वारा लिया जा सकता है। पाँचवा, नेपाल के राजा, उनके वारिस और उत्तराधिकारी काली नदी के पश्चिम में स्थित सभी देशों पर अपने दावों का परित्याग करेंगे और उन देशों या उनके निवासियों से संबंधित किसी मामले में स्वयं को सम्मिलित नहीं करेंगे। छठा, नेपाल के राजा सिक्किम के राजा को उनके द्वारा शासित प्रदेशों के कब्जे के संबंध में कभी परेशान करने या सताने की किसी भी गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे। यदि नेपाल और सिक्किम के बीच कोई विवाद होता है तो उसे ईस्ट इंडिया कंपनी की मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। सातवां, एतद द्वारा नेपाल के राजा ब्रिटिश सरकार की सहमति के बिना किसी भी ब्रिटिश, अमेरिकी या यूरोपीय नागरिक को अपनी किसी भी सेवा में ना तो नियुक्त करेंगे, ना ही उसकी सेवाओं को बनाए रखेंगे। आठवां, एतद द्वारा नेपाल और ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच स्थापित शांति और सौहार्द के संबंधों की सुरक्षा और उनमें सुधार के उद्देश्य से यह सहमति बनती है कि एक का मान्यता प्राप्त मंत्री दूसरे की अदालत में रहेगा। 9वां, इस संधि का अनुमोदन नेपाल के राजा द्वारा इस तारीख से 15 दिनों के भीतर किया जाएगा और उसे लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रेड्सा को सौंपा जाएगा, जो उसे अगले 20 दिनों में या उससे पहले यदि साध्य हो गवर्नर जनरल से अनुमोदित कराकर राजा को सुपुर्द करेंगे। इसके बाद दिसंबर 1816 में एक उत्तरगामी समझौते पर सहमति बनी, जिसके अनुसार नेपाल को
मेची नदी के पूर्व और महाकाली नदी के पश्चिम के बीच का तराई क्षेत्र वापस लौटा दिया गया। इस समझौते के फलस्वरूप 2 लाख रुपये प्रति वर्ष की क्षतिपूर्ति राशि के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। एक भूमि सर्वेक्षण के द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच की सीमा को तय करने का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया। आगे संधि की वैधता। पहला, संधि की अनुच्छेद 9 के अनुसार संधि का अनुमोदन नेपाल के राजा द्वारा होना अनिवार्य था, लेकिन राजा गिरवान युद्ध विक्रम शाह द्वारा अनुमोदित संधि का अभिलेख निर्णायक रूप से नहीं मिलता है। दूसरा, ब्रिटिशों को डर था कि नेपाल शायद चंद्रशेखर उपाध्याय द्वारा 4 मार्च 1816 को हस्ताक्षरित संधि को लागू न करे, इसलिए गवर्नर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी ने ब्रिटिश सरकार की ओर से संधि की पुष्टि उसी दिन की और समग्र संधि को उपाध्याय को सौंप दिया। तीसरा, कुछ लोगों का कहना है कि चूँकि संधि नेपाली राजशाही और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी, इसलिए इसे नेपाल गणराज्य और भारत गणराज्य के मध्य लागू नहीं किया जा सकता। आगे, सीमा विवाद। क्योंकि इस संधि में राष्ट्रीय परिसीमन को स्पष्ट नहीं किया गया था, इसलिए इसके प्रभाव आज तक कायम है। संधि यह बताने में विफल रही है कि कुछ स्थानों पर एक स्पष्ट वास्तविक सीमा रेखा कहाँ से गुजरेगी। कई स्थानों पर सीमा के निर्धारण और सीमा स्तंभों की स्थापना को लेकर विवाद है। अनुमान लगाया गया है ऐसे विवादित स्थानों का क्षेत्रफल लगभग 60,000 हेक्टेयर है। ऐसे कई क्षेत्रों में दोनों ओर से अब भी दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं, जिन पर विचार विमर्श, विवादों और तर्कों का दौर जारी है। नतीजा यह है कि आज भी नेपाल भारत की सीमा रेखा के 54 स्थानों पर अतिक्रमण और विवादों के आरोप है। प्रमुख क्षेत्रों में कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, मेची क्षेत्र, टनकपुर, सन्दकपुर, पशुपतिनगर, हिल्लेथोड़ी आदि स्थानों की पहचान की गई। आगे जानेंगे सुगौली संधि समारोह के बारे में। 4 मार्च 2016 को सुगौली संधि के 200 साल पूरे होने के अवसर पर बिहार की सामाजिक संस्था भोर और प्रेस क्लब द्वारा आयोजित सुगौली संधि समारोह में रमेश चंद्र झा द्वारा लिखित स्वाधीनता समर में सुगौली पुस्तक पुनः प्रकाशन और विमोचन के साथ साथ हर साल लेखकों और पत्रकारों को रमेश चंद्र झा स्मृति पुरस्कार दिया जाएगा। इस समारोह के मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद होंगे। अगर आप सब चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आप सभी को हमेशा मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।